हेलो गाइस, बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। 17वीं बीपीएससी मॉडल पेपर है जो कि हिंदी में यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। अलग अलग कोचिंग का जो कटिंग है, जिस क्वेश्चन में अक्सर डॉट होता है, वही क्वेश्चन हम यहाँ पे लेके आए हैं, उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसके बाद हम लोग फुल लेंथ टेस्ट भी लेके आ रहे हैं अलग अलग कोचिंग का, तो जल्दी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताइएगा, तो बहुत जल्दी लेके आ जाएंगे। फिलहाल ये इस सीरीज़ का ये तीसरा वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग 15 से 20 क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं जो डॉटफुल होता है, जिसमें अक्सर डॉट होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। उनका पहला क्वेश्चन है 53 नंबर। किस शिलालेख में अशोक ने स्वयं वर्णन किया है 1,50,000 मारे गए और उससे कई गुना अधिक संख्या में लोग नष्ट हो गए? तो ये जो स्टेटमेंट दिया गया है अशोक के द्वारा, जो वर्णन किया गया है शिलालेख में, इस किस शिलालेख में ये वर्णन किया गया है? तो देखिए, बेसिकली ये जो बात हो रही है ये कलिंगा युद्ध का बात हो रहा है। कलिंगा युद्ध के बाद जो भी शिलालेख बनाया गया था अशोक के द्वारा, उसमें यह बात मेंशन किया गया था कि 1,50,000 मारे गए थे और कई गुना अधिक संख्या में लोग नष्ट हो गए थे। तो कलिंगा वॉर जो हुआ था वो 261 बीसी में हुआ था। अशोक और कलिंगा के जो किंग थे उस टाइम में, उसके बीच हुआ था। तो ये आपको याद रखना है, 261 बीसी में ये युद्ध लड़ा गया था मौर्य के किंग अशोक के और कलिंगा के जो वहाँ पे किंग हुआ करता था उसके द्वारा में। तो तो उस दरमियान जब ये युद्ध ख़त्म हो गया, तो उस टाइम में जो शिलालेख बनाया गया था वो शिलालेख 13वां बनाया गया था, रॉक एडिक्ट 13वां। तो जितने भी शिलालेख बनाए गए अशोक के द्वारा, उसमें सबसे महत्वपूर्ण शिलालेख है शिलालेख 13वां। और अगर हम लोग बात करें तो इसी शिलालेख में जो है अशोक बौद्ध धर्म की तरफ उनका झुकाव हो गया था। तो सर्वोपरि है सभी शिलालेख में। अशोक के धम्म का नीति को समझने में ये मदद करता है। इस शिलालेख में वर्णन किया गया है कि विजय का मार्ग जो है युद्ध नहीं, युद्ध के बजाय धम्म होना चाहिए, मतलब धर्म का रास्ता होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? चलिए, इसके बाद देखिए बी नंबर में दिया है आपका शिलालेख 1। इसमें क्या मेंशन किया गया है? तो इस शिलालेख में जो राजा के द्वारा विशेष रूप से उत्सव और समारोह किया जाता था, उस दरमियान जो है पशु जो बलि किया जाता था उस पर रोक लगा दिया था। तो याद रखिएगा, पशु बलि पर रोक लगाया गया था। ये बात कहाँ से हमको मिलता है? तो शिलालेख 1 से मिलता है। फिर आता है शिलालेख तीसरा का बात। तो शिलालेख तीसरा में क्या है? तो ये शिलालेख का निर्माण बेसिकली जो हुआ था अशोक के राजाभिषेक के 12 साल बाद हुआ था। ठीक है, इसमें जितने भी अधिकारी हुआ करते थे, जैसे जिला प्रमुख जिसको परादेशिक कहा जाता था, ग्रामीण अधिकारी जो जिसको राजुक कहा जाता था, वो हर एक 5 साल में जो है पूरे राज्य में घूम के धम्म नीति को प्रचार करेगा। तो ये बात का मेंशन हमको कहाँ से मिलता है? शिलालेख तीसरा से मिलता है। फिर आता है शिलालेख 8वां का बात। तो शिलालेख 8वां में क्या कहा गया है? तो शिलालेख 8वां में कहा गया है कि इस शिलालेख में अशोक की पहली धम्म यात्रा के रूप में जो है बौद्ध धर्म को प्रदर्शित किया है और यहाँ पे बोधि वृक्ष का भी वर्णन हमको मिलता है। तो क्लियर है 53 नंबर क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर। उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये भी आपको देखना है, सही पूछ रहा है कि सही नहीं है ये पूछ रहा है। तो सही नहीं है ये बताना है आप लोग को। तो देखिए नीचे से इसका हम लोग पढ़ते हैं। तो डी नंबर में दिया है कि बलिदान और अनुष्ठान करना देवताओं की पूजा का प्रमुख तरीका बन गया था। तो बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है। सी नंबर स्टेटमेंट क्या है? यह यज्ञ शुल्क के रूप में भूमि का अनुदान उत्तर वैदिक काल में अच्छी तरह से स्थापित नहीं किया गया था। तो देखिए उस टाइम में जो ब्राह्मण जो जो भी यज्ञ करवाते थे, तो उस टाइम एक परंपरा टाइप से नहीं बनी थी, लेकिन कहीं कहीं था ये परंपरा कि जब कोई ब्राह्मण कोई पूजा या अनुष्ठान करवाते हैं तो उसको भूमि के रूप में अनुदान दिया जाता था। ठीक है, तो ये जो था उत्तर वैदिक काल में अच्छी तरह से स्थापित नहीं किया गया था। ठीक है, तो ये भी सही है। बी नंबर स्टेटमेंट है समाज 4 वर्णों में विभाजित था। तो देखिए ये भी सही है। 4 वर्ण कौन कौन से थे? ब्राह्मण थे, वैश्य थे, क्षत्रिय थे, शूद्र थे। ये 4 वर्णों में बांट दिया गया था समाज को उत्तर वैदिक काल में। हालांकि पहले से चलते आ रहा है, जिसका वेद में भी मेंशन मिलता है, लेकिन इस टाइम में विभाजित था। फिर उसके बाद है ये नंबर, राजा के पास एक अस्थाई सेना हुआ करता था। नहीं, ये जो स्टेटमेंट गलत है और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस टाइम में किसी भी राजा के पास एक अस्थाई सेना नहीं हुआ करता था। देखिए वैदिक काल की अगर हम लोग बात करें तो 1500 से लेके 600 बीसी तक के काल को हम लोग क्या कहते हैं? वैदिक काल बोलते हैं, जिसमें उत्तर वैदिक काल को 1000 बीसी से लेके 600 बीसी के जो पीरियड है इसको कहा जाता है उत्तर वैदिक काल। और इस टाइम में देखिए जब ये राजा के पास एक अस्थाई सेना कब आएगा? जब महाजनपद पीरियड स्टार्ट हो जाएगा 600 बीसी के बाद, तब जाके राजा के पास एक अस्थाई सेना का स्थापना होगा, या तब जाके हर राजा के पास एक अस्थाई सेना रखा जाएगा। लेकिन इस दरमियान में कोई भी राजा के पास एक अस्थाई सेना नहीं था। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर है 55। इसमें कहा जा रहा है बौद्ध धर्म में
अनिच्चा का तात्पर्य है। देखिए अनिच्चा का तात्पर्य क्या है बौद्ध धर्म में, इसको अलग अलग नाम से भी हम लोग जानते हैं अनिच्चा को, जैसे अनिका भी कहा जाता है, अनित्या भी कहा जाता था, ठीक है। तो इसमें एक सिद्धांत है और इसमें बौद्ध धर्म में दिया गया है सभी चीज़ों की जो है अनियतता, मतलब ये है कि सब कुछ बदल जाता है टाइम के साथ, हमेशा एक सा नहीं रहता है। तो ये अनिच्चा का मतलब क्या हो गया, सभी चीज़ों की अनियतता, मतलब टाइम के साथ सब कुछ चेंज हो जाता है, समान नहीं रहता है। तो 55 नंबर का सही आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 56 है, इसमें कहा जा रहा है ऋग्वैदिक काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सही है इसको चूज करना है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है ऋग्वैदिक काल में महिला दास का प्रचलन था, तो ये बिल्कुल सही है। जब ऋग्वैदिक काल था उसमें महिलाओं दास का प्रचलन हुआ करता था। दूसरा स्टेटमेंट है ऋग्वैदिक युग के दौरान भूमि एक सुस्थापित संपत्ति थी, नहीं, ऋग्वैदिक युग के दरमियान जो है भूमि एक सुस्थापित संपत्ति नहीं था। यहाँ पे बेसिकली कैटल हुआ करता था, कैटल के लिए लड़ाई झगड़ा हुआ करता था, बाकी संपत्ति के लिए या भूमि के लिए कभी लड़ाई का साक्ष्य नहीं मिला। तीसरा स्टेटमेंट है ऋग्वैदिक युग में बाल विवाह व्यापक रूप से प्रचलित थी, नहीं, ऋग्वैदिक युग में बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। इस टाइम में जो है बेसिकली जो एज फिक्स था लगभग, और कह सकते हैं कि 16 से 17 वर्ष में शादी हो जाता था, 16 से 17 वर्ष में। तो 2 और 3 स्टेटमेंट गलत है, हम लोग को सही स्टेटमेंट चूज करना है, तो ओनली 1 इसका सही आंसर हो जाएगा 56 का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर, इसमें कहा जा रहा है गुप्त काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे। तो देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय के जो दरबारी कवि थे टोटल 9 कवि हुआ करते थे, 9 रत्न कहा जाता था इसको। तो इसमें अमरसिम्हा और कालिदास जो संबंधित है वो चंद्रगुप्त द्वितीय यानी गुप्त साम्राज्य से संबंधित है। बाकी अगर रवि कीर्ति की हम लोग बात करें तो ये पुलकेशन II के टाइम में हुआ करता था, चालुक्य वंश में ये निवास करते थे। तो इसका सही आंसर कौन हो गया, 2 और 3 इसका सही आंसर हो गया, सही आंसर हो गया बी, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर है 58, इसमें कहा जा रहा प्राचीन भारत के संदर्भ में भुक्ति, विषय और विधि शब्द को डैश को संदर्भित करता है, मतलब ये क्या चीज़ को संदर्भित करता है, किस संदर्भ में इसको प्रयोग किया जाता था। तो ये कह रहा है ऑप्शन है सिक्का, प्रशासनिक प्रभाव और प्रशासनिक अधिकारी और पुस्तकें। तो देखिए ये पुस्तकें भी नहीं थे, सिक्का का भी नाम नहीं था। अब डॉट आता है 2 चीज़ में, प्रशासनिक प्रभाव और प्रशासनिक अधिकारी। देखिए प्रशासनिक अधिकारी और प्रभाव में क्या अंतर है, तो ये होता है कि किसी भी स्टेट या किसी भी राज्य का कुछ पार्ट जिसको डिवाइड कर दिए, जैसे मान लीजिए बिहार राज्य है, इसको जिला में कर दिए, फिर अनुमंडल में कर दिए, फिर प्रखंड में कर दिए, तो ये हो गया प्रभाव। इसके अधिकारी मतलब होगा जिला का कोई अधिकारी होगा, फिर प्रखंड का अधिकारी होगा, तो ये अधिकारी से संबंधित हुआ। लेकिन प्रभाग हो गया क्या, एक स्टेट का छोटा सा भाग जिस पर एक अधिकारी काम करता था। तो ये भुक्ति, विषय और विधि जो है शब्द है ये संदर्भित करता है प्रशासनिक प्रभाव को, मतलब प्रशासनिक की दृष्टि से जो एक राज्य को छोटे छोटे भाग में डिवाइड कर दिया जाता है उसी को प्रशासनिक प्रभाव कहा जाता है, ठीक है। तो 58 का सही आंसर हो गया बी, प्रशासनिक प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर। 59 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है गुप्त काल के दौरान कानूनी व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ऊपर दिए गए कथनों में कौन सा सही है ये चूज करना है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट है इस अवधि के दौरान नागरिक और आपराधिक कानून को स्पष्ट रूप से परिभाषित और सीमांकित किया गया था, ये बिल्कुल सही है। गुप्त साम्राज्य के टाइम में जो है जो नागरिक होते थे या आपराधिक होते थे इसमें आपराधिक कानून बहुत ही सख्त हुआ करता था। बेसिक जनरली इस टाइम में जो है अपराधी को परीक्षा करने के लिए अग्नि या पानी वगैरह का यूज़ किया जाता था। तो हम कह सकते हैं कि गुप्ता काल में जो है नागरिक और आपराधिक कानून को स्पष्ट रूप से परिभाषित और सीमांकित किया गया था। कानून दूसरा स्टेटमेंट है कानून वर्ण भेद पर आधारित था, तो ये भी सही है। उस टाइम में जो भी वर्ण भेद थे जैसे ब्राह्मण के लिए कुछ और कानून हुआ करता था, क्षत्रिय के लिए कुछ और, वैश्य के लिए कुछ और, तो वर्ण भेद पे कह सकते थे आधारित था उस टाइम का कानून। फिर उसके बाद है कारीगर व्यापारी के संघ अपने स्वयं के कानूनों द्वारा शासित होते थे, तो ये भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। उस टाइम में जो भी कारीगर हुआ करता था और व्यापारी हुआ करता था तो उसका एक संघ हुआ करता था जिसके लिए कानून वो खुद तय करते थे। तो इस हिसाब से 59 नंबर का सही आंसर हो गया कौन, डी, 1 2 3 तीनों सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 है, इसमें कहा जा रहा है ऋग्वैदिक काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है ये चूज करना है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है राजा का पद सामान्यतः
वंशानुगत होता था, तो बिल्कुल सही। ऋग वैदिक काल में एक छोटे से टुकड़ों पे राज किया करता था राजा, और वहाँ पे जो पद हुआ करता था राजा का, वो राजा का कोई संबंधित या उसके बड़े बेटों को दिया जाता था वो पद। तो हम कह सकते हैं कि राजा का पद जो उस टाइम में हुआ करता था वंशानुगत हुआ करता था। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फिर दूसरा स्टेटमेंट अगर बात करें, विदथ और गण की सभाएं राजनीतिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण थी। अब देखिए ये स्टेटमेंट जो है गलत है। क्यों गलत है? तो ऋग्वेद में कई जनजातीय सभा की हमको जानकारी मिलता है, जैसे सभा, समिति, विदथ, गण का उल्लेख किया गया है। ये सभाएं विचार विमर्श और सैन्य और धार्मिक कार्य के लिए हुआ करता था। तो इस टाइम में अगर हम लोग बात करें ऋग्वैदिक काल में, तो महिला भी समिति और विदथ में भाग लेती थी। लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से दो महत्वपूर्ण सभा और समिति हुआ करता था। तो ये विदथ और गण नहीं हुआ करता था राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर हम लोग बात करें, तो ये दोनों गलत है। अगर इसके स्थान पे अगर होता सभा समिति तो हो सकता था ये स्टेटमेंट सही हो, लेकिन ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। फिर तीसरा स्टेटमेंट है, ऋग्वेद में सैन्य प्रशासन के लिए किसी अधिकारी का उल्लेख नहीं मिलता है। बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट, क्योंकि उस टाइम में तो उतने बड़े लेवल पे तो कोई काम होता नहीं था, इसीलिए कोई अधिकारी का उल्लेख नहीं मिलता है न्याय प्रशासन के लिए। ठीक है, आपस में ही बैठ के सब क्या कर लेते थे? सुलझा लेते थे। तो इसका सही आंसर हो गया 60 नंबर का बी, 1 और 3 सही है, 2 नंबर स्टेटमेंट गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर है 61। इसमें कहा जा रहा है प्राचीन इतिहास के संदर्भ में बुद्ध चरित्र और सौंदरानंद किसके द्वारा लिखा गया था? ये दो किताब हैं, ये किसके द्वारा लिखा गया? देखिए अगर बुद्ध चरित्र आपको पता होगा तो ये आंसर तो वैसे भी आप मार सकते हैं। तो ये किसके द्वारा? अश्वघोष के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, ये अश्वघोष के द्वारा बुद्ध चरित्र जो लिखा गया था, ये बेसिकली बुद्ध की जीवनी है। ठीक है, और ये जो आप सौंदरानंद है, एक संस्कृति काव्य है, जो दोनों के लेखक कौन है? अश्वघोष है। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए अश्वघोष किसके दरबार में रहते थे? कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। क्वेश्चन है 62 नंबर, और इसमें कहा जा रहा है प्राचीन भारत में मौर्य ने एक विस्तृत आर्थिक प्रशासन के माध्यम से कई आर्थिक गतिविधियों को नियंत्रित किया। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में राज ने एकाधिकार कायम रखा था? तो देखिए इसमें तीनों सही है। खनन का भी अधिकार, शराब बिक्री का अधिकार और हथियारों का निर्माण, ये सारा जो है राज के एकाधिकार कायम रखा था इस सब पे। तो इसका सही आंसर हो गया 1, 2, 3 तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर। इसमें कहा जा रहा है मौर्योत्तर काल में व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? जिसमें ब्रोच है, सोपाड़ा है, ताम्रलिप्ति है और आरिका मेडू है। तो ये तीनों में से कौन सा जो है पूर्वी घाट पर जो है स्थित है, ये आपको बताना है। तो देखिए अगर हम लोग बात करें तो ब्रोच और सोपाड़ा जो है ये भारत के पश्चिमी तट पे है, ये वेस्टर्न घाट में है। तो ये दोनों तो ऐसे छट गया। बाकी अगर पूर्वी घाट की बात करें तो बाकी दो जो आपको दिख रहा है यहाँ पर ताम्रलिप्ति और आरिकमेडू, ये दोनों जो है पूर्वी घाट पर है। तो सही आंसर हो गया 63 का 1 सेकेंड 3 और 4 जो है ये पूर्वी घाट पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर। इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की विशेषताएं हैं? नीचे दिए गए कोड को सही उत्तर चुनना है आपको। तो पहला है वे बैल के बारे में जानते थे और जुताई के लिए बैलों का उपयोग करते थे। तो बिल्कुल सही है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है बैल के बारे में जानते थे और उससे जुताई के लिए उपयोग में लाते थे बैल को। फिर दूसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है कि वे मृतकों के साथ कीमती चीज़ें दफनाने में विश्वास करते थे। तो देखिए ये नहीं कह सकते थे कीमती चीज़, बट हाँ कुछ चीज़ें जो है मृतकों के साथ जो है वो दफनाते थे। उनका मानना था कि ये जो है मरने के बाद इस चीज़ को उपयोग में लाएंगे। तो उसमें से जो अगर बात करेंगे कीमती चीज़ नहीं था वो। तो ये दूसरा नंबर स्टेटमेंट सही गलत हो गया। तीसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है? उन्हें लंबी दूरी के संचार की सुविधा के लिए सील और सीलिंग का उपयोग किया जाता था। बिल्कुल सही है, जैसे यहाँ से यहाँ जाना है सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग को, तो यहाँ पर एक सीलिंग टाइप से लगा दिया जाता था। हाँ इतना दूरी तय कर लिए, इतना दूरी तय कर लिए वगैरह वगैरह। तो उन्हें लंबी दूरी संचार की सुविधा के लिए क्या सील और सीलिंग का उपयोग किया। तो सही आंसर कौन सा हो गया इसमें? 1 और 3 सही हो गया। तो सही आंसर है 64 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस ग्रंथ ने यह बताकर गुप्त युग के प्रारंभिक वर्ष की पहचान करने में मदद की कि गुप्त युग शक युग की शुरुआत के 241 साल बाद शुरू हुआ था? तो देखिए शक युग कब स्टार्ट हुआ था? तो ये 78 AD में स्टार्ट हुआ था। और गुप्ता काल का क्या हुआ करता था? गुप्ता काल का पीरियड हुआ करता था लगभग 319 से लेके 600 से पहले ये काल हुआ करता था। ये AD की बात हो रही है। तो इसमें अगर डिफरेंस देखेंगे तो ये आ जाता है 241 साल।
ठीक है, 241 साल आ जाता है। तो ये किसके द्वारा ये सब बताया गया, तो ये जो है आपका एक आप जानते होंगे जो ट्रैवलर थे अल्बर्नी, जिसके द्वारा एक इतिहासकार भी थे, इसके द्वारा लिखा गया है तहकीक हिंद, ठीक है, तहकीक हिंद पुस्तक लिखा गया है। तो इसी में ये बताया गया है कि जो गुप्ता का युग स्टार्ट हुआ था या गुप्त का पीरियड स्टार्ट हुआ था शक युद्ध के 241 साल बाद स्टार्ट हुआ था। तो आंसर हो गया इसका तहकीक हिंद। नंबर 67 है, निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार करें। पूरा पाषाण स्थल है और यहाँ पर नदी बेसिन दिया हुआ है और कौन सा सही सुमेलित है ये बताना है आपको। तो देखिए अगर नेवास की बात करें, ये पूरा पाषाण साइट है जो कि कहाँ पर गोदावरी बेसिन में है, और पटने जो है ये भी पूरा पाषाण साइट स्थल है जो कहाँ पर ताप्ती रिवर बेसिन में है। तो ये दोनों गलत हो गया। लेकिन बेलन घाटी अगर बात करें तो ये कहाँ पर गंगा घाटी में है और ये कहाँ पर उत्तर प्रदेश के पूर्वी उत्तर प्रदेश में हम लोग कह सकते हैं। तो इसका सही आंसर कौन सा हो गया, ओनली 3, 67 का हो गया ओनली 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर, जैन धर्म में छवि पूजा का सबसे बड़ा पुरालेखीय संदर्भ इसमें पाया जाता है। तो देखिए जैन धर्म का जो छवि पूजा का सबसे पहला पुरालेखीय संदर्भ पाया जाता है तो ये पाया जाता है हाथी गुफा शिलालेख में, हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन में पाया जाता है। ये कलिंग के राजा खारवेल के हाथी गुफा का शिलालेख में जीना की छवि मतलब यहाँ से उल्लेख मिलता है और यही छवि पूजा का सबसे पहला अभिलेख हम लोग को मिलता है। तो सही आंसर हो गया इसका हाथी गुफा शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 नंबर, महाजनपदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऊपर दिए गए कथन में कौन सा सही है ये बताना है। तो पहला कथन है महाजनपद ने कभी भी कुलीन तंत्र की व्यवस्था का पालन नहीं किया। देखिए ये गलत है, नहीं किया, नहीं ऐसा नहीं, मतलब किया था। उन्होंने कुलीन तंत्र पे ही राज व्यवस्था चला रहे थे। जो महाजनपद का गठन हुआ था कुलीन तंत्र ही था। तो ये स्टेटमेंट जो क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। और ये महाजनपद पद कब स्टार्ट हुआ था, तो 600 BC में स्टार्ट हुआ था महाजनपद, जो कि कंप्लीटली कुलीन तंत्र की व्यवस्था पर स्थापित था या कुलीन तंत्र की व्यवस्था को पालन किया गया था। दूसरा स्टेटमेंट है महाजनपद केवल लोगों द्वारा लाए गए सामायिक उपहार पर निर्भर थे और नियमित कराधान का कोई व्यवस्था नहीं था। देखिए ऐसा भी नहीं है, जब महाजनपद बना था तो उसमें जो है जो भी निर्माण हुआ करता था तो उसमें जो लोगों द्वारा सामायिक उपहार पर तो निर्भर थे ही, बाकी कराधान का भी व्यवस्था किया गया था जिससे वो धन का उपयोग करके निर्माण का कार्य किया जाए। तो दोनों स्टेटमेंट इसमें सही है, गलत है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो गया, नाइदर 1 नॉर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर, इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन गुप्त साम्राज्य के समकालीन राजवंश थे। तो देखिए इसमें जो गुप्त वंश की अगर हम लोग बात करें तो ये जो स्टार्ट हुआ था हम कह सकते हैं 319 से लेके 500 समथिंग यानी 600 के बीच में ये जो है इसका पीरियड था गुप्त साम्राज्य का। और इस पीरियड के दरमियान अगर हम लोग बात करें तो वकाटक, ठीक है, उसके बाद कदम और अगर तीसरा अगर बात करें तो हुन, ये तीनों जो है समकालीन थे किसके, गुप्त राजवंश के। लेकिन ये कन वंश नहीं थे, तो कन वंश कट जाएगा, बाकी 1 2 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो सही आंसर हो गया इसका बी। देखेंगे तो ये क्या थे, एक ब्रह्मवादी थे, ठीक है। और इसके इनका जो शासक थे जो इनको निर्माण किया गया था, ये वंश का वासुदेव के द्वारा निर्माण किया गया था, जिनका पीरियड था 72 to 78 ईसा पूर्व मतलब BC, ठीक है। तो ये नहीं हुआ करता था गुप्त साम्राज्य के टाइम में, बाकी सारे वंश जो है वो गुप्त साम्राज्य के टाइम में हुआ करते थे, वकाटक, कदम और हुंस, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ मेरा आज का सेशन यही ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग BPSC ऑनलाइन एकेडमी। मिलते हैं अगले सेशन में एक नए क्वेश्चन के साथ। आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।